गाइस अभी आपके सामने 10 सेंटेंसेस हैं। अगर आप इन्हें गौर से पढ़े तो आपको कुछ खास इसमें देखने को मिलेगा। देखिए, शी इज टीचर, आई वॉन्ट एप्पल, शी इज गुड सिंगर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अ कार, you are going to the party, isn't it? He has studied French last year. If I will see her, I will tell her, and so on. गाइस ये सभी के सभी सेंटेंसेस जो है ना इनकरेक्ट हैं। जी हाँ, सुनने में आपको लग रहा होगा कि नहीं इनकरेक्ट तो नहीं लगे, बट ये सभी इनकरेक्ट हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सेंटेंसेस सुनने और बोलने में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं वो एक्चुअली परफेक्ट होते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको परफेक्ट सेंटेंसेस बताऊंगी, तभी तो मैं कहती हूँ पाना है परफेक्शन तो फॉलो कंचन। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको 80 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ। उनकी सही इंग्लिश क्या होगी वो बताऊंगी, दैट टू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि अगर ऐसा है तो क्यों है। तो अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त गलती नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहें। और अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो इंग्लिश कनेक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। सो शैल वी बिगिन? ऑलराइट, लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहले मिस्टेक्स इन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हम पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो गलतियां होती हैं वो देखेंगे। अब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है? मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट्स इज स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। यहाँ पर क्या है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट? द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स इज प्लूरल, सो द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। तो ये जो इज है ये इज नहीं आर होना चाहिए। द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। अगर यहाँ पर स्टूडेंट होता, ये एस ना होता, तब ये सेंटेंस सही कहा जाता। माई ब्रदर एंड माई सिस्टर इज गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पर अगर आप सिर्फ इसे देखेंगे तो ये सही लगेगा, लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब शुड बी प्लूरल। क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए वहां पे। माई ब्रदर एंड माई सिस्टर आर गोइंग टू द पार्टी। द डॉग एंड द कैट चेसेस ईच अदर। तो यहाँ भी देखिए, जब हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो जो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाता है, और सब्जेक्ट क्या है? यहाँ भी प्लूरल ही है। द डॉग एंड द कैट मतलब दो हैं तो प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पर ईएस नहीं लगने वाला। वैसे तो चेस की स्पेलिंग में ऑलरेडी ई होता है तो एस नहीं लगने वाला, ठीक है? द डॉग एंड द कैट चेस ईच अदर। चलिए फिर क्या है? शी डोंट लाइक स्पाइसी फूड। अब शी है यहाँ पर, ठीक है? शी के साथ हम डोंट यूज नहीं करते। शी टेक्स डज नॉट डू। डोंट मतलब डू नॉट, और शी के साथ डू नहीं लगता, डज लगता है। तो क्या होगा सही? शी डजंट लाइक स्पाइसी फूड। शी डजंट, ठीक है? द बुक्स वॉज ऑन द शेल्फ। सो बुक्स है, प्लूरल है, ठीक है? सब्जेक्ट बुक्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। तो बुक्स के साथ वर आएगा। द बुक्स वर ऑन द शेल्फ, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं बट यही गलतियां होती हैं। एवरी डे हैव इट्स ओन चैलेंजेस। यहाँ पर क्या गलत है? हैव यूज कर लिया हमने, ये एवरी डे है। द सब्जेक्ट एवरी डे इज सिंगुलर। जब भी किसी चीज में एवरी लगा है तो वो सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? सो एवरी डे हैज हो जाएगा यहाँ पे। एवरी डे हैज इट्स ओन चैलेंजेस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अ कार। यहाँ क्या गलत है? हमने हैव यूज कर लिया, प्लूरल। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल यूज करने में क्या गलत है? यहाँ दरअसल ये सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है वन। द सब्जेक्ट वन इज सिंगुलर, सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब एक से ज्यादा मित्र हैं, उनमें से एक। तो सब्जेक्ट वन है इसलिए यहाँ पर हैज आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ कार, ठीक है? तो जब भी वन ऑफ आप यूज करें तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करें, ये भले ही प्लूरल रहेगा। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये गलत है। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स मैंने बोला है, तो सब्जेक्ट क्या है? ग्रुप। ग्रुप क्या है? सिंगुलर। बर्ड्स भले ही प्लूरल है, एक ग्रुप में बहुत सारे बर्ड्स हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है वो तो सिंगुलर है ना, अ ग्रुप, तो इसलिए ये इज हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है? रिमेंबर, इन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। SSPP फॉर्मूला याद रखें।
सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, तब आसान रहेगा आपके लिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसा मैंने बताया था, जब भी आप किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल, ठीक है, क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन जब भी आप किसी वर्ब में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये उल्टा चलता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं मिस्टेक्स इन क्वेश्चन फॉर्मेशन। ये सीखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी सीख सकें। चलिए, अब इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, डिड यू वेंट टू द स्टोर, डिड यू वेंट टू द स्टोर। यहाँ पर हमने क्या गलती की, ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, जब भी आप डिड यूज़ कर रहे हैं तो जो मेन वर्ब होगी उसका बेस फॉर्म यूज़ होगा। डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं जाएगा। व्हेन फॉर्मिंग क्वेश्चंस इन द पास्ट टेंस यूजिंग डिड, द मेन वर्ब दैट फॉलोज शुड बी इन इट्स बेस फॉर्म। तो क्या होगा, डिड यू गो टू द स्टोर, डिड यू गो टू द स्टोर। वॉट यू डिड ऑन द वीकेंड, यहाँ क्या गलत है, यहाँ पर गलत है ये ऑर्डर। वॉट के बाद यू नहीं आएगा, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। सो वॉट डिड यू, द वर्ड ऑर्डर इन द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। इन इंग्लिश द ऑक्सिलरी वर्ब शुड कम बिफोर द सब्जेक्ट। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो आपने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो हो जाएगा वॉट डिड यू डू ऑन द वीकेंड, ठीक है, वॉट डिड यू डू ऑन द वीकेंड। और यहाँ पर तो वो भी मिसिंग है जो कि वर्ब होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यू आर गोइंग टू द पार्टी इजंट इट। अब यहाँ पर देखिए क्या गलती है, ये जो इस तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं फिर कॉमा लगा के यहाँ पर कुछ लिख के हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। द क्वेश्चन टैग इजंट इट डज नॉट मैच द ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो इजंट इट है ये इस ऑक्सिलरी वर्ब से मैच ही नहीं कर रहा। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, इससे मैच नहीं कर रहा है, यही गलती है यहाँ पे। जो हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं वो इसी टेंस का होना चाहिए जो आपका सेंटेंस होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यू आर गोइंग टू द पार्टी आंट यू, ठीक है, आर है तो हम आर यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इज़ यूज़ नहीं करेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ पर यू यूज़ किया है तो हम यू यूज़ करेंगे, मतलब हम हेल्पिंग वर्ब भी उसी टेंस का लेंगे और सब्जेक्ट भी। हमने यहाँ पे इट ले लिया, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। शी डजंट लाइक पिज्ज़ा, इज शी, यहाँ भी क्या है कि ये जो है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इज शी डज नॉट मैच द नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ डजंट है और यहाँ हमने इज यूज़ कर लिया, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, टोटली इनकरेक्ट है। शी डजंट लाइक पिज्ज़ा डज शी, क्या हो गया, हमने डज ही यूज़ किया यहाँ पे और यहाँ पर शी यूज़ किया। और एक चीज़ है नोटिस करने वाली जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, यू विल कम विद अस डोंट यू, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है ये, यहाँ विल है तो यहाँ भी विल ही आना चाहिए, ठीक है। तो सही क्या होगा, यू विल कम विद अस वोंट यू, ठीक है। सो डोंट यू नहीं वोंट यू होगा। वोंट क्या होता है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क डिडंट दे, अगेन ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ हमने डिड यूज़ कर लिया, यहाँ हैव है, हैव ही होना चाहिए वहाँ पे, क्या होगा, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क हैवंट दे। तो देखिए हमने दे भी यूज़ किया है, ठीक है, हैवंट दे यूज़ किया है वहाँ पे। यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू लाइक, यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पे ये गलत है कि हमने फालतू का एक वर्ड यूज़ कर लिया है। रिडंडेंट रेपिटेशन ऑफ लाइक इन द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। यहाँ पर हम ऑलरेडी लाइक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू, ठीक है, वर्ब को हम रिपीट नहीं करते। यू लाइक पिज्ज़ा डू यू, अब यहाँ पर क्या गलती है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग का रूल है वो ये है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यू लाइक पिज्ज़ा डोंट यू हो जाएगा। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यहाँ तो डू है नहीं, यहाँ पे ये डोंट कैसे आया, ये कैसे सही है, ये टेंस का वर्ब होना चाहिए। जब हम स्टेटमेंट लेते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन जब हम नेगेटिव या
इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का यूज करते हैं। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यू लाइक पिज्जा। तो जब इसका हम नेगेटिव टैग बनाने वाले हैं तो हमें डू की मदद लेनी होगी क्योंकि यहाँ पर यू है। सो यू लाइक पिज्जा, डोंट यू, और ये नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब एक ये देखिए, यू डोंट लाइक पिज्जा, डोंट यू, यहाँ पर हमने दोनों नेगेटिव यूज कर लिया, पीछे हमने दोनों पॉजिटिव यूज किया था इसलिए इनकरेक्ट था, अब दोनों नेगेटिव यूज किया इसलिए इनकरेक्ट है। तो अब रूल क्या कह रहा है कि जो ये यहाँ पर सेंटेंस होगा अगर वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इफ द मेन सेंटेंस इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव। यू डोंट लाइक पिज्जा, डू यू, अब हम यहाँ पर डू यू यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर शी होता, ठीक है, और यहाँ पर डजंट होता फिर तो ठीक है, शी डजंट लाइक पिज्जा, तो हम यहाँ पर बोलते डज और शी लगाते, ठीक है। शी डजंट लाइक पिज्जा, डज शी। चलिए ये आपने समझ लिए कि जब हम क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं तो फिर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। अब हम आते हैं मिस्टेक्स इन टेंसेस में। टेंसेस में बहुत सारी गलतियां होती हैं, वो देखते हैं। यस्टरडे आई गो टू द स्टोर, यस्टरडे आई गो टू द स्टोर, कहना क्या चाह रहे हैं कि कल मैं स्टोर गया था। जब हमने यस्टरडे यूज कर लिया तो ये जो है ना ये मैच नहीं कर रहा, द वर्ब टेंस डज नॉट मैच द टाइम फ्रेम, ये मैच नहीं कर रहा है इस टाइम फ्रेम से, ये बीते हुए कल की बात है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। यस्टरडे इंडिकेट्स पास्ट टेंस, सो द वर्ब शुड बी इन द पास्ट टेंस, यहाँ क्या होना चाहिए, वेंट होना चाहिए। यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है, यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर। शी विल गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, यहाँ पर क्या गलती, हमने विल भी यूज कर लिया, हमने गोइंग टू भी यूज कर लिया। फ्यूचर के लिए हम दो चीजें यूज तो करते हैं, उसमें से दोनों मतलब अलग अलग यूज करते हैं। द यूज ऑफ बोथ विल एंड गोइंग टू क्रिएट्स एन एरर इन टेंस कंसिस्टेंसी। यूज इधर विल गो, या तो आप विल गो यूज कर लो या तो आप इज गोइंग टू यूज करो, ठीक है। तो क्या होगा, शी इज गोइंग टू द पार्टी टुनाइट और शी विल गो टू द पार्टी टुनाइट, ठीक है। ये देखते हैं, आई विल सेंड यू द ईमेल यस्टरडे, इसको यहाँ तक पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो यस्टरडे है ना इस वजह से डाउट हो रहा है। इस वजह से देखेंगे तो समझ में आएगा कि अरे ये तो फ्यूचर है और ये पास्ट हो गया। यस्टरडे इंडिकेट्स अ पास्ट इवेंट व्हाइल विल सेंड इम्प्लाइज अ फ्यूचर एक्शन, द वर्ब टेंस शुड मैच द टाइम फ्रेम। अगर हम यस्टरडे कंसिडर करें तो यहाँ पर सेंट होना चाहिए, आई सेंट यू द ईमेल यस्टरडे, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। ही हैज स्टडीड फ्रेंच लास्ट ईयर, अब यहाँ पर भी ध्यान दें, हैज स्टडीज बोल रहा है और ये है लास्ट ईयर, मतलब हैज स्टडीड और लास्ट ईयर मैच नहीं हो रहे हैं। लास्ट ईयर मतलब बीता हुआ जो साल है वो है, और हैज स्टडीड मतलब अभी से कनेक्शन, और लास्ट ईयर बोल रहे हैं तो अभी से कनेक्शन नहीं है। तो जब अभी से कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर हमें ही स्टडीड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ही स्टडीड फ्रेंच लास्ट ईयर। ये जो हैज स्टडीज है ये जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हम तब यूज़ करते हैं जब अभी से कनेक्शन हो उस एक्शन का। चलिए, शी इज़ वर्किंग एज अ टीचर सिंस 3 years, यहाँ पर दो चीज़ें गलत हैं। एक तो इस सिंस का यूज़ यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर हम 3 years यूज़ कर रहे हैं। दूसरा इज़ वर्किंग गलत है। ध्यान दीजिएगा, सिंस इज़ यूज टू इंडिकेट अ स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम, ठीक है। जब हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम बता रहे हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब भी हम when referring to a duration that started in the past and continues to the present perfect continuous tense should be used, ठीक है। जब भी हम ऐसा कोई एक्शन बता रहे हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज़ वर्किंग है। तो सबसे पहले इसे इम्प्रूव करेंगे, हो जाएगा शी हैज़ बिन वर्किंग एज अ टीचर, और 3 years है इसलिए फॉर यूज़ होगा, ये पॉइंट इन टाइम नहीं ड्यूरेशन है, ठीक है। 3 years इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। शी हैड गॉन टू द मूवीज़ यस्टरडे, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें ये हैड गॉन है और ये यस्टरडे है तो दोनों पास्ट के, लेकिन यहाँ पर कमी क्या हो रही है, हैड गॉन इज द पास्ट perfect tense indicating an action that occurred before another past event। हम had gone कब यूज़ करते हैं, had प्लस थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं वर्ब की, तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एक पास्ट इवेंट से पहले वाले इवेंट का जिक्र करें, और यहाँ पर केवल एक ही इवेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, शी वेंट टू द मूवीज यस्टरडे, ठीक है। फिर हमारे पास आई हैव सीन हिम टुमारो,
यहाँ पर क्या गलती है, ये जो हैव सीन है मतलब अब तक की बात कर रहे हैं, और टुमारो जो है ये फ्यूचर है। हैव सीन इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हिच इंप्लाइज एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द प्रेजेंट। हाउएवर टुमारो रिफर्स टू द फ्यूचर, ठीक है। तो क्या होगा, आई विल सी हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगी, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मिस्टेक्स इन वर्ब फॉर्म्स में। अब हमें वर्ब फॉर्म्स में जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें समझना है। गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दिल मांगे मोर। उसके अलावा अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर जा सकते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, वहाँ पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो एनरोल करें कोर्सेज में। फिर हमारे पास आई हैव वेंट टू द स्टोर। मैंने आपको क्या बताया कि अब हम वर्ब फॉर्म्स में देख रहे हैं, तो हैव के साथ वेंट आता है क्या, नहीं आता है। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब गो इज गॉन, ठीक है। हम वेंट नहीं यूज करेंगे, हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, नॉट वेंट। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिक्वायर्स द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जहां भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल रही हूँ मैं, वो समझ लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का जिक्र कर रही हूँ। I have gone to the store, ठीक है, have के साथ gone लगाएंगे। He have eaten dinner already, यहाँ पर क्या है, ये जो have है should be in its singular form has, ठीक है। he के साथ has आता है, he, she, it इनके साथ has आएगा। So he has eaten dinner already, ठीक है। They enjoys playing soccer, अब यहाँ पर क्या है, the verb enjoy should be in its base form after the pronoun they. The base form does not include the s ending, ठीक है। हम ऐसे या yes ऐड नहीं करते they के साथ, तो क्या होगा, they enjoy playing soccer. She don't like vegetables, again she के साथ don't नहीं आएगा, doesn't आएगा, क्या होगा, she doesn't like vegetables, ठीक है। अगर यहाँ पर you होता तो don't चल जाता, लेकिन she के साथ doesn't आएगा। We is going to the beach, यहाँ पर क्या गलती है कि we के साथ हम is यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, we are going to the beach। is हम यूज करते हैं he के साथ, she के साथ, we के साथ क्या यूज करते हैं, are। I have saw that movie before, अब यहाँ पर भी अगेन have के साथ saw नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, seen, verb की थर्ड फॉर्म seen। I have seen that movie before। अब है he have been working all day, अगेन he के साथ have been नहीं आएगा, has been आएगा, he has been working all day। कुछ चीज़ों की आप आदत डाल सकते हैं, he has, she has, it has, you have, they have, I have, we have, ऐसे बोल बोल के आप आदत डाल सकते हैं। They haven't went to the party, haven't है तो went नहीं आएगा, क्या आएगा, gone। They haven't gone to the party। फिर है I am been studying for hours, so am been होता है क्या, नहीं होता, क्या होता है, I have been studying for hours। The auxiliary verb am and the verb been should not be used together, so am been नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, have been। I have been studying for hours। अब हम देखते हैं mistakes in modal verbs। modal verbs क्या है, can, could, may, might, ये सभी modal verbs हैं। She can to speak French fluently, कैन के बाद जो हम ये यूज़ करते हैं वर्ब, वो बिना टू के होता है, ठीक है। बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, बिना टू के यूज़ करते हैं, मतलब कैन के साथ, कुड के साथ हम टू नहीं ऐड करते। द मोडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू। शी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, सो कैन के बाद सीधे आप वर्ब लेके आए। आई मस्ट टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, नो, आई मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। They should to arrive on time for the meeting, no, they should arrive on time for the meeting, to हम use नहीं कर रहे। We would to go to the concert but we have other plans, no, we would go to the concert but we have other plans। He might can help you with the problem, यहाँ हमने क्या गलती की, यहाँ हमने दो modal verbs एक साथ यूज कर लिए, जो कि नहीं करना था। क्या होगा, he might help you with the problem, ठीक है, एक ही यूज करेंगे। They may can borrow my car for the weekend, अगेन हमने दो यूज कर लिए साथ, जो नहीं करना था। They may borrow my car for the weekend, okay। I will can help you with the project, no, I can help you with the project, okay। फिर हमारे पास मिस्टेक्स इन कंडीशनल्स। ये तो भाई ऐसे मिस्टेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। कंडीशनल्स थोड़े से ट्रिकी हैं समझना,
थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट अगर आप प्रैक्टिस करें तो आसान हो जाएगा। तो कंडीशनल्स के मिस्टेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई विल सी हर, आई विल टेल हर। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो ऐसे ही तो बोलते हैं कि अगर मैं उससे मिलूंगी तो मैं उससे बता दूंगी, लेकिन इंग्लिश में अगर मैं उससे मिलूंगी के लिए विल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। इन द फर्स्ट कंडीशनल, ये फर्स्ट कंडीशनल का सेकंड है, जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड होता है, ठीक है। इन द फर्स्ट कंडीशनल वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन। मतलब हम ऐसे समझ लेते हैं, इसे इफ क्लॉज बोल लेते हैं, इसे रिजल्ट क्लॉज बोल लेते हैं। इफ क्लॉज में हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, और जो रिजल्ट होता है उसमें हम विल और बेस वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। सो इफ आई सी हर आई विल टेल हर इज द राइट सेंटेंस। इफ आई सी हर, देखिए प्रेजेंट सिंपल और ये फ्यूचर। इफ आई सी हर आई विल टेल हर, ठीक है। तो भले ही मैं उससे, अगर मैं उससे मिलूंगी तो उसे बता दूंगी, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में ऐसे नहीं होगा। इफ आई विल विन द लॉटरी आई विल बाय अ न्यू हाउस। यहाँ भी दोनों में विल यूज हुआ है जो कि गलत है। क्या करेंगे हम, इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ न्यू हाउस, ठीक है। अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ तो मैं एक नया घर खरीदूंगा। इफ इट वुड रेन आई विल स्टे एट होम। इन द सेकेंड कंडीशनल, ये सेकेंड कंडीशनल है, ठीक है। इन द सेकेंड कंडीशनल वी यूज द पास्ट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर कंडीशन। देखिए कंडीशन फ्यूचर की है, लेकिन हम यूज क्या करने वाले, पास्ट सिंपल। वी यूज वुड प्लस बेस वर्ब टू टॉक अबाउट द फ्यूचर रिजल्ट। मतलब इफ क्लॉज को हम बनाएंगे पास्ट सिंपल में और जो रिजल्ट हम बनाएंगे वो वुड के साथ बनेगा, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं। भले ही हम फ्यूचर कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे। कैसे बोलेंगे, इफ इट रेन्ड आई वुड स्टे एट होम। तो क्योंकि ये इमेजिन कर रहे हैं, हम कंडीशन रख रहे हैं कि अगर बारिश हुई तो मैं घर पर ही रहूंगा। इफ इट रेन्ड आई वुड स्टे एट होम, पक्का नहीं है कि बारिश होगी, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, इसलिए इफ इट रेन्ड हमने बोला, ठीक है। तो अगर हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करें, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें, तो हम ऐसे में पास्ट वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। तो कंडीशनल में, कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लॉज होगा वो पास्ट में बनेगा। इफ दे विल कम अर्ली वी वुड हैव टाइम टू प्रिपेयर, ये भी गलत है। अगेन इफ में तो विल आएगा ही नहीं। इन द सेकेंड कंडीशनल वही वाला रूल है, इफ दे केम अर्ली, ठीक है, पास्ट सिंपल में बना रहे हैं, इफ दे केम अर्ली वी वुड हैव टाइम टू प्रिपेयर, ठीक है। चलिए, इफ आई हैव अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क एवरी डे। दिस सेंटेंस इज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म फॉर द सेकेंड कंडीशनल, ठीक है। इफ आई हैव अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क एवरी डे, मतलब यहाँ पर तो ठीक यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम प्रेजेंट में बना रहे हैं इसको। द वर्ब टेंस इन द इफ क्लॉज शुड बी इन द पास्ट सिंपल। क्या होगा, इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क एवरी डे। अगर मेरे पास कार हो तो मैं कार चलाकर डेली ऑफिस जाऊंगा, ठीक है। तो अगर हो, है नहीं, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इफ आई हैड अ कार। इफ आई वुड हैव नोन आई वुड हेल्प यू, ये भी इनकरेक्ट है। इन द थर्ड कंडीशनल, अब ये थर्ड कंडीशनल पे हम आ गए, वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट द इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन। देखिए अब हम पास्ट की कंडीशन की बात कर रहे हैं, जो चीज़ हो चुकी उसको हम अलग तरीके से इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करती या ऐसा होता, रिजल्ट ऐसा होता, ठीक है। सो वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट द इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन, ठीक है, क्योंकि अब इम्पॉसिबल है, बदल तो नहीं सकते। वी यूज वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म टू टॉक अबाउट द इम्पॉसिबल पास्ट रिजल्ट। तो इधर हम क्या यूज करेंगे, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इफ क्लॉज में क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा सही सेंटेंस, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मदद करती, मतलब मुझे पता था नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर नहीं पाई, लेकिन मैं अब क्या कह रही हूँ कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करती। इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। फिर है इफ यू वुड हैव स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्जाम। अगेन कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम एग्जाम पास कर पाते। इन द थर्ड कंडीशनल अगेन वही बात है, यहाँ आते हैं इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्जाम, ठीक है। क्या सही होगा, हमने क्या यूज किया यहाँ पास्ट परफेक्ट और यहाँ वुड हैव प्लस V3।
चलिए, मिस्टेक्स इन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के बिना तो काम ही नहीं चलता है, तो ये तो हम यूज़ करते ही हैं, इसमें भी बहुत गलतियाँ होती हैं। शी इज़ अ गुडर डांसर दैन हर सिस्टर, मतलब वो अपनी बहन से अच्छा नाच लेती है। द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गुड इज़ बेटर नॉट गुडर, हर एक जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए आप ER ऐड कर दें ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इर्रेगुलर जो होते हैं उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सो शी इज़ अ बेटर डांसर दैन हर सिस्टर। दिस हाउस इज मोर प्रिटियर दैन दी अदर वन, यहाँ पर क्या गलत है? सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, बट इसमें क्या गलती है? ये आपने रिपीट कर दिया कुछ। देखिए, व्हेन यूजिंग द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव pretty, you should only use prettier without the additional more। जब आप ER ऐड कर रहे हैं pretty में, तो इससे पता चल गया कि वो उससे बेहतर है, ठीक है, उससे अच्छा कंपेयर कर रहे हैं आप, तो more लगाने की ज़रूरत नहीं है। more तो हम तब लगाते हैं जिसमें हम ER ऐड नहीं करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? prettier। This house is prettier than the other one, okay? He is the most tallest person in the room। He is the most tallest person in the room, ये भी सुनने में सही लग रहा होगा, बट इसमें क्या गलत है? When using the superlative form of the adjective tall, superlative जिसमें हम EST लगाते हैं, you should only use tallest without the additional most। अब यहाँ भी आपने tallest यूज़ किया, ये EST ऐड किया, तभी तो ये superlative बना। अब जब superlative बनाने के लिए EST ऐड किया, तो most अलग से ऐड करने की क्या ज़रूरत है? तो क्या होगा? He is the tallest person in the room, ठीक है, सबसे लंबा व्यक्ति। That was the worst movie I have ever seen। अब इसमें क्या गड़बड़ है? We use the superlative form of the adjective with the phrase have ever। जब I have ever done something, ये वाला जब बोलते हैं तो आप यहाँ पे superlative form यूज़ करते हैं, worst नहीं, worst होता है वो। That was the worst movie I have ever seen। This is the goodest book I have ever read। Again, जब good का comparative form gooder नहीं है, better है, तो सुपरलेटिव भी गुडेस्ट कैसे हो सकता है? तो बेस्ट होता है। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गुड इज बेस्ट नॉट गुडेस्ट। क्या होगा? दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। सो गुड, बेटर, बेस्ट, ये इसके फॉर्म्स हैं। शी इज मोर हैप्पी देन आई एम, यहाँ पर मोर हैप्पी हमने यूज़ किया है। कभी अगर आप बोल लें तो शायद चल भी जाए, क्योंकि आपने हैप्पियर नहीं बोला इसलिए मोर बोला, ठीक है, लेकिन ये जो छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे एडजेक्टिव्स, इनमें ER लगाना ही सही होता है, ठीक है। तो आप हैप्पियर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शी इज़ हैप्पियर देन आई एम, ठीक है। ही इज़ अ वेरी क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। जब भी हम ये यूज़ करते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, अ वेरी का यूज़ नहीं करते। ही इज़ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ऐसे बोलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंटेस्ट थिंग इज़ टू बी काइंड टू अदर्स। तो यहाँ पे क्या करें? मोस्ट हटा दें? जी नहीं, जो ये इम्पॉर्टेंट है इसको हम इम्पॉर्टेंटर या इम्पॉर्टेंटेस्ट नहीं बोलते, हम इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म बनाना हो, जब भी बनाना हो, उसमें हम मोर लगा देते हैं, और जब भी सुपरलेटिव बनाना हो तो मोस्ट लगा देते हैं, बट EST ऐड नहीं करेंगे, ER ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी काइंड टू others। Now we have mistakes in prepositions। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने 1 घंटे में सभी टेंसेस समझाए हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये है वो वीडियो, इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वो आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता आ रहा हो आज तक, तो अब नहीं लगेगा। एक ये वीडियो मदद करेगी, एक ये वीडियो मदद करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई एम वेटिंग फॉर द बस इन द स्टॉप। इन द स्टॉप मैंने यूज़ किया, यही गलती है यहाँ पे। द करेक्ट प्रेपोजिशन टू इंडिकेट द लोकेशन इज एट रादर दैन इन व्हेन रेफरिंग टू अ बस स्टॉप। बस स्टॉप एक लोकेशन है, ठीक है, तो ऐसे में हम एट का यूज़ करते हैं। तो सही सेंटेंस होगा आई एम वेटिंग फॉर द बस एट द स्टॉप, ठीक है। She was born in 1995 at New York। The preposition in is appropriate for the year, मतलब इसके साथ हमने in यूज़ किया, ये ठीक है, but in should be used to indicate being born in a city rather than at। मतलब at की जगह अगर हम किसी सिटी में जन्म लेने की बात कर रहे हैं तो at की जगह in सही होगा, तो हम in का यूज़ करेंगे यहाँ पे। She was born in 1995 in New York। All right?
आई एम इंटरेस्टेड विद लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर विद का यूज गलत है. द करेक्ट preposition टू इंडिकेट इंटरेस्ट इन समथिंग इज इन rather than with. So हम interested in यूज करते हैं. I am interested in learning new languages. He is good in playing the guitar. अब यहाँ पर इन प्लेइंग द गिटार हम कैसे बोलते हैं, वो गिटार बजाने में अच्छा है, ठीक है. सो इन प्लेइंग हम यूज़ कर रहे हैं, ये गलत है. जब भी कोई काम करने में आप अच्छे हैं वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करते हैं. तो क्या होगा, ही इज़ गुड एट प्लेइंग द गिटार. ओके. शी लिव्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर ऑन नहीं होगा, हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे. शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. द बुक इज एट द टेबल, एट द टेबल, ठीक है. हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं ऑन. द करेक्ट preposition टू इंडिकेट द लोकेशन इज ऑन rather than at when referring to a surface. अगर कोई चीज़ surface पे है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं. The book is on the table. All right. He is waiting online for the concert. The correct preposition to indicate waiting for something is in rather than on when referring to a queue or line. ठीक है, हम इस line की बात कर रहे हैं. He is waiting in line for the concert. He arrived to the party. क्या सही है? जी नहीं. The correct preposition to use with arrive is at rather than to. He arrived at the party. He arrived at the party. He arrived at the party in 8 p.m. तो एट द पार्टी तो आपने देखा कि ठीक है, लेकिन इन 8 PM गलत है. द करेक्ट preposition टू इंडिकेट टाइम इज एट रादर दैन इन. ही अराइव्ड एट द पार्टी एट 8 PM. तो हम जब टाइम बताते हैं तो एट का यूज़ करते हैं. दे लिव एट पेरिस, बट क्या यूज़ होगा, इन. दे लिव इन पेरिस. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मिस्टेक्स इन आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ए, एन और द. इनमें बहुत गलतियां होती हैं, इसे समझते हैं. आई सॉ अ इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट. यहाँ पर क्या गलती है, द इनडेफिनिट आर्टिकल एन शुड बी यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वाउल साउंड. ये जो इंटरेस्टिंग है, इसका जो ये साउंड है इन, ये वाउल साउंड है ना, ई, तो इसके पहले हम एन यूज़ करते हैं, ए नहीं यूज़ करते. आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट. शी इज़ टीचर. यहाँ पर क्या गलती है, शी इज़ टीचर, यहाँ कोई आर्टिकल ही नहीं यूज़ हुआ है, ये गलती है. द नाउन टीचर रिक्वायर्स एन आर्टिकल बिफोर इट. तो टीचर से पहले क्या आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा, ए आएगा. शी इज़ अ टीचर. तो जब भी आप किसी का प्रोफेशन बताते हैं तो आप आर्टिकल यूज़ करते ही करते हैं, ये रूल है. शी इज़ टीचर, ही इज़ डॉक्टर, ऐसे नहीं यूज़ करते. शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, ऐसे यूज़ करते हैं. ही इज़ इंजीनियर. अगेन यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ है, जो कि होना चाहिए. तो अगर ये इंजीनियर है तो हम ए यूज़ करेंगे या एन, हम यूज़ करेंगे एन. ही इज़ एन इंजीनियर. ठीक है. अब आते हैं, आई वॉन्ट एप्पल, मुझे एप्पल चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो सकता है, the noun apple requires an article before it. I want an apple. ठीक है, मुझे एक सेब चाहिए. भले ही आप बोल रहे हैं मुझे सेब चाहिए, या तो आप बोलिए I want an apple, या फिर आप बोलिए I want apples. ठीक है, तब इसे प्लूरल कर दीजिए. लेकिन I want apple नहीं सही है. फिर है she has cat. यहाँ भी आर्टिकल मिसिंग है. क्या होगा, she has a cat. ठीक है, she has a cat. अब है हमारे पास आई हैव अ होमवर्क टू डू. यहाँ पर ये जो यूज़ है अ का, ये गलत है. द नाउन होमवर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन. होमवर्क को अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया. आप होमवर्क्स नहीं बोल सकते. तो जब आप होमवर्क्स नहीं बोल सकते तो आप ए भी यूज़ नहीं कर सकते. तो क्या होगा, आई हैव होमवर्क टू डू. जो अनकाउंटेबल है उसके पहले ए या एन का यूज़ नहीं हो सकता. फिर है ही वेंट टू यूनिवर्सिटी. यहाँ पर द मिसिंग है. ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी. When referring to a specific university, the definite article the should be used. ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ हम the का यूज़ करते हैं. फिर है she is good singer. यहाँ पर भी आर्टिकल मिसिंग है. क्या होगा, she is a good singer. ठीक है. He wants to be astronaut. अब यहाँ भी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ भी आर्टिकल मिसिंग है. क्या होगा, he wants to be an astronaut. ठीक है, ए या एन का यूज़ हम करते चलेंगे प्रोफेशन में. I am going to store. I am going to store. किस स्टोर जा रहे हैं, मोस्टली जब भी आप अपने घर के आसपास किसी स्टोर में जाते हैं तो वो कोई स्पेसिफिक स्टोर होता है. ठीक है, तो ऐसे में हम द का यूज़ करते हैं. आई एम गोइंग टू द स्टोर. ठीक है,
आसपास या जिससे आप बोल रहे हैं उसे पता है कि आप किस स्टोर जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू द स्टोर। मिस्टेक्स इन प्लूरल्स, प्लूरल्स में कहाँ गलतियाँ होती हैं ये देखते हैं। आई हैव टू कैट यूज कर लिया, जबकि अगर टू बोला है मतलब ये प्लूरल है तो कैट्स होगा। आई हैव टू कैट्स, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैट इज cats. When referring to more than one cat, use the plural form of the noun. जब भी एक से ज़्यादा नाउन का जिक्र करेंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे। She bought 3 book. Instead क्या बोलेंगे हम? She bought 3 books. अब हम आते हैं the child has 4 toy. The child has 4, यहाँ पर s ऐड होगा और हो जाएगा toys. I need to buy new pant. जो पैंट्स हम पहनते हैं उसे हम पैंट्स बोलते हैं, पैंट नहीं बोलते। देखिए, पैंट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड रिफरिंग टू अ सिंगल लेग ऑफ अ पेयर ऑफ पैंट्स। हम जो पैंट्स पहनते हैं उसमें 2 लेग्स होते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ पैंट बोल रहे हैं मतलब आप केवल एक को रेफर कर रहे हैं, दोनों को नहीं, ठीक है। जब दोनों की बात करेंगे तो हम पैंट्स बोलेंगे, तो कभी भी आप पैंट नहीं बोलते हैं। आई नीड टू बाई सम न्यू पैंट्स, ठीक है। ही हैज़ 3 नाइफ्स, नाइफ मतलब चाकू। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है नाइफ्स हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्लूरल फॉर्म तो बनाया बट गलत बनाया। नाइफ का जो प्लूरल फॉर्म है वो है नाइव्स। ही हैज़ 3 नाइव्स, ये FE जो है ना ये VES में कन्वर्ट हो जाता है। आई सॉ 5 डियर्स इन द फील्ड, मतलब फील्ड में मैंने 5 हिरन देखे, तो डियर्स हमने यूज़ कर लिया, ये भी गलत है क्योंकि द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर इज ऑल्सो डियर, ठीक है। तो जो प्लूरल फॉर्म है वो भी डियर ही है, एस हम लगाते ही नहीं है। आई सॉ 5 डियर इन द फील्ड। शी वोर 2 सॉक, तो मोजे के लिए हम एस लगाते हैं और वो बनता है सॉक्स। द प्लूरल फॉर्म ऑफ सॉक इज सॉक्स, क्या हो जाएगा? शी वोर 2 सॉक्स। दे हैव 3 चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, अगर 3 बच्चे हैं तो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म है वो है चिल्ड्रन, क्या बोलेंगे? दे हैव 3 चिल्ड्रन, चाइल्ड्स आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेजेस इन वेरियस सब्जेक्ट्स, यहाँ पर क्या गलत है? द करेक्ट टर्म टू यूज इज नॉलेज एज एन अनकाउंटेबल नाउन, इट डजेंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल है, तो आप एस नहीं लगा सकते, तो ये यहाँ पर गलत है। क्या होगा? ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज इन वेरियस सब्जेक्ट्स। आई नीड टू परचेज सम फर्नीचर्स फॉर माई न्यू अपार्टमेंट, मतलब नए अपार्टमेंट के लिए कुछ फर्नीचर्स चाहिए, हम ऐसा बोल देते हैं बट ये गलत होता है। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है इसलिए एस नहीं लगाएंगे। क्या होगा? आई नीड टू परचेज सम फर्नीचर फॉर माई न्यू अपार्टमेंट। आई हैव 2 एप्पल्स, आपने प्लूरल बनाने की कोशिश की और अगर किसी ने अपॉस्ट्रोफी इसमें लगाया तो ये गलत होता है, हम प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते। तो क्या होगा? आई हैव 2 एप्पल्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। आप जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।